तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। वो थे वारेन हेस्टिंग। और इनको सम पावर दे दी गई थी किसके ऊपर, बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। फिर एक सिस्टम ऑफ हियरार्की बना दिया था किसमें, पॉलिटी को और मिलिट्री अफेयर्स के रिगार्डिंग में, ठीक है। फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, पर अलग से कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई पर लेजिस्लेटिव नहीं बनाई, यानी विधायी वाली नहीं बनाई। इसमें 5 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल और 4 अलग थे। डिसीजन इसमें मेजोरिटी से लिए जाते थे। फिर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फोर्ट विलियम में, ठीक है, जिसके पास ओरिजिनल और अपीलेट जुडिस्ट्रिक्शन था और रेट जुडिस्ट्रिक्शन भी था बंगाल से रिलेटेड। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई गई, एक गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी कंपनी की, जिसको रिपोर्ट करना होता था रेवेन्यू के बारे में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको किसी भी टाइप के प्राइवेट ट्रेड में और ब्राइब के लिए एंगेज में मना कर दिया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। इसमें पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शन थे कंपनी के अलग कर दिए। ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया, जिसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो तो देखते थे सिविल मिलिट्री रेवेन्यू यानी पॉलिटिकल अफेयर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे कमर्शियल अफेयर्स। फिर जो स्ट्रेंथ थी गवर्नर जनरल की काउंसिल की, वो अब रिड्यूस कर दी गई, 5 से 3 कर दी गई, ठीक है। फिर इसमें एक प्लेस कर दिया गया इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडियन अफेयर्स को डायरेक्ट कंट्रोल में डाल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के में, ठीक है। फिर कंपनीज टेरिटरी थी इंडिया में, वो अब ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहलाई जाएंगी, ये भी बात की गई। तो ये किसमें की गई, पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर गवर्नर्स काउंसिल थी, इस्टेब्लिश की गई। तो गवर्नर्स की काउंसिल इस्टेब्लिश की गई कहाँ पे, बॉम्बे में और मद्रास में भी। और उनको डायरेक्टली सबऑर्डिनेट कर दिया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के में, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट 1793 आया, जिसमें कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड में इंडिया में, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, तो ये नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम चल रहा था यूरोप में। तो उसके लिए फिर ब्रिटिशर्स को डर था, उनके पास मार्केट नहीं था तो उनको मार्केट चाहिए था। और इसलिए कंपनी की मोनोपोली मार इंडिया में ख़त्म कर दी, टर्मिनेट कर दी, और इंडिया को ओपन कर दिया और सारे ब्रिटिश कंपनीज के लिए। पर कंपनी की जो ट्रेड विद चाइना और टी में था, उसको अभी भी रखा गया था अगले 20 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट कुड इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन सब्जेक्ट टू जुडिस्ट्रिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट। तो लोकल गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, टैक्स इम्पोज कर सकती थी, ठीक है। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स को अलाउ किया गया सेटल होने में इंडिया में, ये भी अलाउ कर दिया। फिर प्रोवाइड फाइनेंस की गई किसके लिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, मतलब साइंटिफिक एजुकेशन के लिए इंडिया में 1 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है, सालाना। फिर सॉवरेनिटी थी क्राउन की ओवर दी पोजेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्योंकि उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बना दी थे ब्रिटिश इंडिया के लिए, ठीक है, तो क्राउन की अब क्या हो गई थी, सॉवरेनिटी हो गई थी। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ये फर्स्ट स्टेप था किसकी तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। फिर इसमें क्या किया कि जो टुक अवे कर ली थी कौन सी लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, उनको छीन लिया था। और एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। तो वाणिज्यिक कंपनी के तौर पे उनकी जो भी काम होते थे वो खत्म कर दिया अब। और अब ये पूरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी। तो इसके जितने भी वाणिज्यिक कार्य थे वो तो सब खत्म हो गए और अब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। और जो ट्रेड करती थी चाइना और टी में, वो भी खत्म हो गया अब। और इसके जो भी डेब्ट थे वो इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो डेब्ट ऑफ कंपनी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे इसी एक्ट के थ्रू अबलिशन किया गया स्लेवरी का, और इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो कर सकते हैं कंपनी के अंदर। तो नो इंडियंस वर बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। तो ये भी बात की गई, पर इसको माना नहीं, किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने माना नहीं। फिर चार्टर एक्ट 1853 आया, इसमें सेपरेशन की गई किसको, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को। तो पहले लेजिस्लेटिव कोई नहीं होता था, अपन ने देखा था जो एग्जीक्यूटिव है वही, एक एग्जीक्यूटिव बनाई थी अलग से, कोई लेजिस्लेटिव नहीं थी, ठीक है, मतलब विधायी नहीं, परिषद नहीं थी। वही बनाते थे, वही एग्जीक्यूट कर लेते थे। पर पहली बार लेजिस्लेचर अलग हो गए और एग्जीक्यूटिव अलग हो गए। फिर इसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो 6 सदस्य की थी, 6 सदस्य विधायी परिषद, यानी कि लेजिस्लेट करेगी अब। और लोकल रिप्रेजेंटेशन था इसमें, पर उसमें इंडियंस नहीं थे, 2 तो वो थे लोकसभा के, और 4 मेंबर आते थे कहाँ कहाँ से, मद्रास से, बंगाल से, बॉम्बे से और आगरा से, ठीक है।
और फिर ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए 1853 के एक्ट के थ्रू। पर ये एग्जाम लगती थी कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है। फिर एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया। इसमें क्या हुआ, क्राउन टुक ओवर ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो टुक ओवर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन ने टुक कर ली। ठीक है। और अब अपॉइंट कौन करता था, क्राउन अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल्स को और गवर्नर्स को, प्रेसिडेंसीज को। ठीक है। तो ये था। और इसमें 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, जो इसको हेड करता था क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये फिर इसके अंडर में वाइसरॉय वर्क करता था। तो ये कहाँ पे बनाई थी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके अंडर में एक 15 मेंबर काउंसिल होती थी। और फिर वो लोग वहां से गवर्न करते थे इंडिया के जो गवर्नर जनरल है उसको। ठीक है। तो ये हुआ। तो इस टाइम पे क्या हुआ, गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने लगा था क्राउन, और कंपनी खत्म हो गई थी पूरी तरह से। फिर था नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन वाइसरॉयज काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी कोई इंडियन नहीं था। और ये पहली बार कब होगा, 1909 में होगा ये तो। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो खत्म हो गई थी जब कंपनी हट गई। तो फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 आया, 1861 आया। तो फर्स्ट टाइम था जब इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पर ये ऑफिशियल मेंबर नहीं थे, नॉन ऑफिशियल थे। पर इनकी जो भी थी राय, वो एडवाइजरी थी सिर्फ, और ये नॉमिनेट होते थे। तो इसमें ऐसे थे, राजा था एक तो बनारस का, एक पटियाला का, ऐसे थे कुछ। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, कि विभाग बांटे गए। और वाइसरो, यहाँ पे वाइसरॉय अब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था पहली बार। ठीक है। तो वाइसरॉय कोड इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है। फिर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो वापस से अब जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था उसको वापस से डिसेंट्रलाइज करने लग गए थे, क्योंकि रिवोल्ट हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, रिस्टोर कर दी थी लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की। ठीक है। फिर उसके बाद पर यहाँ पे इस वक्त बजट पे तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे। फिर आगे आता है इंडियन एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था इसने इंट्रोड्यूस किया था इनडायरेक्ट इलेक्शन को। यानी कि यहाँ पे नॉमिनेशन स्टार्ट होते थे अभी। ठीक है। और इंक्रीज कर दी थी साइज किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है। एक तो ये। और इसमें कुछ पावर दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी, जिसमें कुछ पावर जैसे थी कि पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, तो बजट पे बहस कर सकते थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ सकते थे, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो जो अपनी कार्यकारी परिषद होती है उससे विधायिका क्या क्वेश्चन पूछ सकती थी, पर वोट नहीं कर सकती थी। ठीक है। और उसने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसका कुछ उत्तर आया है, तो उस पर फिर डिस्कस भी नहीं कर सकते थे। तो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड कांट डिस्कस आंसर, उन्होंने जो आंसर दिया उस पर भी नहीं, और ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 आता है, 1909, मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म भी कहते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दी इन्होंने मुस्लिम्स को। इसको सिमला डेपुटेशन भी कहते हैं, सिमला में डेपुटेशन गया था मुस्लिम लीग का, इसलिए। फिर इंक्रीज कर दी थी क्या, नंबर इन मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। तो जो विधायी परिषद थी सेंटर में और स्टेट्स में, उनको बढ़ा दिया, 16 से 60 कर दिए। फिर डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे कुछ, वो कहाँ से इलेक्ट होते थे, लैंडलॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरलिस्ट करते थे इनको इलेक्ट। तो और इंडियंस थे, पहली बार कोई इंडियन है उसको वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसमें लिया गया, वो था सत्येंद्र प्रसाद। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया था ये तो। और वो जो बढ़ाए वो लेजिस्लेटिव के बढ़ाए। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। सेंट्रल सब्जेक्ट को डिमार्केट कर दिया प्रोविंस से, मतलब ये सेंट्रल के सब्जेक्ट हैं और ये प्रोविंस के अलग अलग हुए। फिर प्रोविंस में डायरकी लाई गई, जिसमें कुछ सब्जेक्ट ट्रांसफर थे और कुछ थे रिजर्व। रिजर्व में तो जो लॉ कौन बनाता था, जो गवर्नर के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे वो डायरेक्टली लॉ बनाते थे, और वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ठीक है। लेजिस्लेटिव के जैसे आज होती है ना विधायिका के प्रति अपन, वैसे नहीं थे। ठीक है। और ट्रांसफर वाले में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे, वो लॉ बनाते थे। और है ना, मतलब वो लोग ही, मतलब वो क्या होते थे, वो उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है। जो ट्रांसफर वाले में जो मिनिस्टर बनते थे वो। फिर यहाँ पे और क्या हुआ, जो तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन एट प्रोविंशियल लेवल। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन इंट्रोड्यूस बिल एंड रिजेक्ट बजट, बट गवर्नर कैन वीटो। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो दे दी थी कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। क्योंकि जो इलेक्शन होते थे प्रोविंशियल लेवल में, वहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव के प्रति। पर क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती थी बिल को, रिजेक्ट भी कर सकती थी बजट को, पर क्या गवर्नर उसको वीटो कर सकता था। ठीक है।
ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर एक बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था सेंटर में। बाइकैमरलिज्म, इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हाउस बन गए थे, ठीक है, सेंटर में, जैसे कि आज राज्यसभा लोकसभा। फिर मेजोरिटी मेंबर चूज होते थे डायरेक्ट इलेक्शन से, और कैन वोट ऑन सम पार्ट ऑफ बजट, तो सम पार्ट ऑफ बजट पे वोट भी कर सकते थे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दे दिए इस टाइम पे, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, और कुछ वुमेन्स को भी फर्स्ट टाइम वोट करने का अधिकार दिया गया। पर वो क्या है ना, प्रोविंसेस में दिया गया था, प्रोविंसेस के पास ऑप्शन था, प्रोविंसेस वर गिवन ऑप्शन वेदर टू अलाउ वुमेन और नॉट, ठीक है। और सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, वो इंडिया से बंद हो गई थी, ठीक है। तो अपन ने 1858 में देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाया था, तो वो बंद हो गई इसकी सैलरी। और 3 ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर इंडियंस। तो जो 1909 में एक मेंबर था विधि वाला, लॉ वाला, वो अब 3 हो गए, ठीक है। फिर स्टेबलाइज किया गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट टाइम पे। और इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया है, 120 सदस्य होते थे इसमें। वो एडवाइस करते थे राज को यानी कि जो ब्रिटिश राज है उसको, ऑन दी मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद पैरामाउंट पावर। तो यहाँ पे बनाया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। फिर फर्स्ट टाइम आईसीएस एग्जाम टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो अब से क्या होगी, आईसीएस एग्जाम भी इंडिया में हेल्ड होने लगेगी, और इंग्लैंड में भी होगी, पर वो सेपरेटली अलग अलग जगह। और ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पहली बार स्टेब्लिश किए गए इस टाइम पे। फिर आता है कम्युनल अवार्ड 1932। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिए। किसके लिए, फॉरवर्ड कास्ट के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो इसमें बोला कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी और प्रिंसली स्टेट होंगे। पर ये बना नहीं, कभी फेल्ड हो गया। फिर इसमें बोला कि हम 3 लिस्ट बनाएंगे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर इसमें बोला कि जो रेसिडेंसी पावर होगी, अफसी शक्तियां होंगी, वो वाइसरॉय के पास होंगी। और इसमें बोला कि इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल हम ऑटोनॉमी कर दी इसमें, ठीक है, जिसमें बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था। कौन कौन सी जगह, 6 प्रोविंस में, 11 में से 6 प्रोविंस में। और प्रोविंसेस में तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरी स्वायत्ता दे दी, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस डायरकी। डायरकी कर दी कहाँ पे, सेंटर में, जिसमें भी एक रिजर्व लिस्ट होती थी और एक ट्रांसफर लिस्ट होती थी, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट तो डायरेक्ट डायरेक्ट कौन बनाता था, गवर्नर जनरल, और ट्रांसफर में वो उनके काउंसिल वाले, ठीक है। फिर है बाइकैमरलिज्म भी स्टार्ट हो गई थी कहाँ पे, सेंटर में। तो इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते थे काउंसिल ऑफ स्टेट की तरह, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, तो जैसे कि आज के राज्यसभा है उसमें। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे फेडरल असेंबली में, जैसे कि आज के लोकसभा है। पर लोकसभा में तो डायरेक्ट होते हैं, पर उस टाइम पे जो फेडरल असेंबली हुआ करती थी, लोकसभा, उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। तो सेंटर में भी यहाँ पे बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हो गया था। फिर एक फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश हुआ था। और उसके बाद एक गवर्नर जनरल को पावर दी थी कि वो अपॉइंट कर सकेगा आरबीआई के गवर्नर्स को। अब याद रखना है, आरबीआई जो बना है, वो आरबीआई एक्ट 1934 से बना है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर स्टेबलाइज कर दिया था क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन, कहाँ पे, प्रोविंस में भी कर दिया था और फेडरल में भी कर दिया था। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज नाउ प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसके लिए अब कुछ एडवाइजर भी अपॉइंट कर दिए गए थे। और यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था क्या, काउंसिल ऑफ इंडिया को, ठीक है। और प्रपोज किया था क्या, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो बर्मा जो पहले इंडिया के अंदर में ही था, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में था, उसको अब इंडिया से अलग कर दिया कि बर्मा अलग देश है अब, ठीक है। फिर कुछ केसेस में जॉइंट सिटिंग भी हो सकती थी। और फिर एक्सटेंड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट्स को वुमेन और लेबर्स के लिए भी, जिसमें वुमेन को अब फेडरल लेवल पे भी कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए और लेबर्स को भी दिए गए। फिर आता है अगस्त ऑफर आया था लिनलिथ गो के टाइम पे। और इनको क्या कॉपरेशन चाहिए था इंडियंस का वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो इन्होंने कुछ प्रपोजल दिए कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जिसमें मेजोरिटी इंडियंस होंगे। फिर इमीडिएट सेटिंग अप करेंगे किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आफ्टर वॉर। तो संविधान सभा बना देंगे हम वॉर खत्म होने पे। फिर नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। तो इन्होंने एक चीज गलत बोल दी, इन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज को बिना ध्यान में रखे हुए हम आगे कुछ भी काम नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये बात बोल दी थी, तो इससे कांग्रेस क्या रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने इसको। और जिन्ना ने इसको कंसेंट दी थी, बट पार्टीशन, उसने बोला था कि मेरे को पार्टीशन ही चाहिए एट द एंड ऑफ डे, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन 1942 आया। तो इसका एम था सिक्योर एक्टिव कोऑपरेशन
ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वॉर 2। तो इनको भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए था। तो इनको थ्रेट था किसका, जापानीज का और एलाइड प्रेशर्स का, ठीक है। फिर इन यहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉमिस किया इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को, और क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे हम। तो इन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और एक संविधान सभा बना देंगे आफ्टर वॉर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम आफ्टर वॉर एक कमीशन बनाएंगे जो डिमार्केट करेगा मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। और हम वहाँ पे प्लेबिसाइड कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफराज, ठीक है। वयस्क मताधिकार के बेसिस पे हम वहाँ पे प्लेबिसाइड करा देंगे बाद में। तो वार के बाद कमीशन अपॉइंट करके डिमार्केट करेंगे, ठीक है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अगर प्रोविंस को अगर ज्वाइन करना है, उनकी अगर विल है, प्रोविंस टू विल ऑफ प्रोविंस टू ज्वाइन यूनियन, अगर उनकी इच्छा है तो। और वो साइड सिसीड भी हो सकती हैं और खुद का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकती हैं, ठीक है। एक तो ये बात बोली उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि हम सेफ गार्ड करेंगे रिलीजियस एंड सोशल माइनॉरिटीज को भी। तो हम रिलीजियस, धार्मिक और सामाजिक जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं है उनको भूल जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल पोस्ट विल रिमेन, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट तो रहेगी, और डिफेंस वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, डिफेंस इन हैंड ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। जो डिफेंस वाला सब्जेक्ट है। फिर रिजेक्ट ऑल राउंड, तो सबने इसको रिजेक्ट कर दिया, किसने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, सबको क्रिप्स मिशन को मना कर दिया। और भारत मतलब जो कांग्रेस की तरफ से इसमें कौन गए थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर आया बेवेल प्लान। तो इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि शिमला में हुई थी। और ये सॉर्ट आउट हुआ था, इसको काम था सॉर्ट आउट डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। तो इन दोनों के बीच में जो डेडलॉक फंस गया था, कोई मान नहीं रहा था, उसको सॉर्ट आउट के लिए था। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं है, फेल्ड हो गई थी। पर इसमें जो बातें हुई थी वो क्या थी, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम ऑल मेंबर रखेंगे इंडियंस एक्सेप्ट वाइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ। तो सेना का अध्यक्ष होता है और वाइस रॉय, उसके अलावा सारे इंडियंस होंगे, ठीक है। फिर वायसरॉय को पावर होगी वीटो की कुछ, है ना, पर उसका बहुत कम यूज करेंगे। और वो भी तभी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे, ये वेबल प्लान में बोली। फिर एक उसने बोली कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे हिंदूज और मुस्लिम्स को। इनिशियली तो कांग्रेस ने इसको एग्री कर दिया, पर फिर क्या है ना, ये बात बनी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि जितने भी मुस्लिम मेंबर हैं उनको सिर्फ मुस्लिम लीग ही सेलेक्ट करे। तो इसलिए फिर ये भी फेल हो गया। फिर आया कैबिनेट मिशन। तो ये हुआ था टू नेगोशिएट द सेटिंग अप नेशनल गवर्नमेंट। तो इसका कार्य था कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएं और एक मशीनरी मतलब स्टेब्लिश हो जाए जिससे हम ट्रांसफर करते हैं पावर को। तो इसमें प्रपोजल दिए गए कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो तो रिजेक्ट कर दी। फिर इसने बोला कि फॉर्मेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा बना देंगे। फिर फेडरेशन ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट बनाएंगे, ठीक है, जिनका कॉमन सेंटर होगा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये सब तो सेंटर कंट्रोल करेगा। और वीक सेंटर होगा, ठीक है। फिर इसने बोला ग्रुपिंग होगी प्रोविंसेस की 3 सेक्शन में, ए बी सी में, ठीक है। फिर इसमें एक चीज बोली कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा जिसमें प्रोविंसेस के पास फुल ऑटोनॉमी होगी, और जो रेसिडेंसी पावर होगी वो भी प्रोविंसेस के पास ही होगी। फिर इसमें बोला कि 3 टायर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक यूनियन होगा, फिर सेक्शनल लेवल पे होगा और फिर प्रोविंशियल लेवल पे होगा, ठीक है। फिर इंडियंस को पास राइट होगा किसका, कि सिसीड करते हैं वो कॉमनवेल्थ से, ठीक है। और एक और था इसमें कि इनिशियली तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने। बट बाद में कांग्रेस ने इसको अपोज कर दिया, क्योंकि ग्रुपिंग यहाँ पे बेसिस थी क्या, रिलीजन के बेसिस पे, कि पहले तो एक सेंटर है, ठीक है, फिर कुछ ग्रुपिंग है सेक्शंस की ए बी सी, जिसमें मान लो ए में आ रहे हैं हिंदू, बी में आ रहे हैं सारे मुस्लिम, और सी में आ रहे हैं, है ना, कौन से रजवाड़े टाइप के, तो उनके सबके अलग कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये ग्रुपिंग हुई है जैसे कि हिंदू हैं यूपी और एमपी वाले स्टेट, तो उनके खुद के प्रोविंसेस पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। तो इसलिए कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। तो रेटली घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को, जिसने डेडलाइन दी कि 30 जून 1948 तक हम ट्रांसफर कर देंगे पावर को। तो माउंटबेटन आया, उसने एक 3 जून 1947 को घोषणा लाया था। पर उससे पहले वो डिक्की वर्ड्स प्लान लेके आया था, उसमें बोला था प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट है, वो सक्सेसर है, प्रोविंसेस वो इंडिपेंडेंट सक्सेसर की तरह कार्य करेंगे और हम उनको अलाउ करेंगे या तो ज्वाइन करें असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, या फिर अलग हो जाएं। तो नेहरू ने इसको अपोज किया था, नेहरू जी ने, और उसको बोला था कि ये बाल्कनाइजेशन कर देगा इंडिया का। तो फिर माउंटबेटन नई एक प्लान लेके आया था जिसको बोलते हैं जून 3 प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान। तो उसने उसमें बोला कि 2 कंट्री बनाएंगे, पार्टीशन होगा। और उसने पहली बार पार्टीशन मेंशन कब किया था,
माउंटबेटन प्लान में ही, ठीक है। उसने बोला कि 2 डोमिनियन बनाएँगे, जिनमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होंगी, फिर उनको ऑटोनॉमी देंगे, उनको सॉवरेनिटी देंगे और उनको बस राइट देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। फिर उसने एक और चीज़ बोली कि पंजाब और बंगाल में हम कराएंगे वोट पार्टीशन के लिए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलेक्ट में हम कराएंगे रेफरेंडम। फिर एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। और उसने बोला कि जो प्रिंस, उसने ये चीज मना कर दी क्लियरली कि रूल्ड आउट द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट। उसने बोला कि उनको ज्वाइन करना ही होगा आइदर इंडिया और पाकिस्तान। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया इसको लागू करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। ये इम्प्लीमेंट करता था जून प्लान को और एटली के जो घोषणा था उसको। और इसमें क्रिएट किया गया पाकिस्तान और इंडिया। तो डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। फिर अबलिश किया गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टेब्लिश किया था 1858 में, उसको खत्म कर दिया। और जो भी एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल देगा, वो देगा किसके नाम पे? डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम पे, ना कि ब्रिटिश मैजेस्टी के नाम पे। और गवर्नर जनरल है, प्रोविंशियल गवर्नर है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड की तरह काम करेंगे। और अब यहाँ पे सॉवरेनिटी स्थापित हो गई किसकी? डोमिनियन की, डोमिनियन लेजिस्लेचर की। फिर आता है एक डिक्सन प्लान। डिक्सन प्लान था मेंबर नॉमिनेटेड किए थे इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने। और इसका मेन था रीजन कि जम्मू कश्मीर को कैसे डिवाइड करें इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसमें बोला कि लद्दाख इंडिया को दे दो, पीओके पाकिस्तान को दे दो, जम्मू को स्प्लिट कर देंगे आधा आधा, और प्लेबिसाइड करा देंगे कश्मीर वैली में। और इन्होंने बोला कि रिवर चेनाब है, वो क्या नेचुरल बाउंड्री बना रही है, ठीक है, दोनों देशों की वो। पर इसको दोनों देशों ने अपोज कर दिया। फिर आता है नेहरू लियाकत समझौता। तो ये दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें कुछ फ्रेमवर्क बनाए गए कि कैसे हम माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करेंगे दोनों देशों में।